Hello and welcome to the class. In this class we are going to learn about preamble of Indian Constitution. तो preamble of Indian Constitution को हम पढ़ेंगे. पहले हम एक बात सोचते हैं, अगर हमें अपनी क्लासरूम में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना हो अपने फेलो स्टूडेंट से, तो कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, हेलो, आई एम दिस एंड आई बिलोंग टू दिस एंड माय पेरेंट्स आर एंड माय ऑब्जेक्टिव्स आर. इस तरीके से ही ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन बन जाता है. इन द सेम वे कोई भी एक्ट, कोई भी बुक हमें अपने आप को से जब इंट्रोड्यूस कराती है तो क्या बताती है कि मैं कौन हूं, मेरे क्या उद्देश्य हैं और मैं किन चीजों के बारे में बात कर रही हूं. तो ये क्या है, ये प्रियम्बल है, ये इंट्रोडक्शन है बुक का, एक्ट का, जर्नल का या फिर किसी भी चीज का. तो प्रियम्बल माने क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ. तो इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंट्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्रियम्बल. यानी बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फिलोसफी है, किन बातों के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है. तो हम आज प्रियम्बल को ही पढ़ने वाले हैं. उससे पहले देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल आया उसकी क्या अहमियत है. देखिए, स्टोरी बोलते हैं कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर. प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर. प्रियम्बल एक चाबी है जो मेकर मीन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर की क्या खोलती है, दिमागों को खोलती है. इसी डेफिनेशन को री बेडुबरी केस में क्या किया गया था, अफर्म किया गया था. यानी माना गया था कि ये डेफिनेशन ठीक है, प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में जे सुब्बाराव ने बोला कि जो प्रियम्बल होता है वो प्रियम्बल बताता है कोई एक्ट जो है उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, जो जिसे लेकर के लेजिस्लेचर ने उसको पास किया था. तो प्रियम्बल जो होता है बेसिकली हमें बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी एक्ट के, किसी भी क्या बुक है. और हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. जो प्रियम्बल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में. कहाँ कब इंट्रोड्यूस किया गया था? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था इसको 13 दिसंबर 1946 में, जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. लेकिन यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेस बनाया गया हमारा प्रियम्बल. और प्रियम्बल बनाने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया प्रियम्बल को, और 26 जनवरी 1950 को इसको जो है फोर्स में यानी कि प्रभाव में लाया गया. तो ये जो प्रियम्बल की हमारी हिस्ट्री हो गई. अब हम प्रियम्बल पे बात करते हैं कि प्रियम्बल है क्या. देखिए, प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, वो कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड, यानी कि हम क्या करते हैं, हम संकल्प लेते हैं. कौन संकल्प लेते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया. यानी उन्होंने बोला, कौन संकल्प ले रहा है? पीपल ऑफ इंडिया संकल्प ले रहे हैं. तो बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है, कौन बना रहा है? पीपल ऑफ इंडिया बना रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. हमने जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है. 1950 में जो लोग थे उन्होंने जाके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रही थी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. और क्यों ये भी सही है कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लोगों ने तो नहीं चुनी थी, लेकिन लोगों ने नहीं चुनी थी, लोगों के स्ट्रगल के बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो हर एक सेक्शन को, हर एक स्ट्राटा को ऑफ इंडियन सिटीजन रिप्रेजेंट करती थी. इसीलिए बोला गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों द्वारा बनाया गया है और इंडिया के लोगों के लिए ही बनाया गया है. तो पहला वर्ड बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड. हम रिजोल्व करते हैं, संकल्प लेते हैं. क्या संकल्प लेते हैं? इंडिया को बनाए रखेंगे. कैसा बनाए रखेंगे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. अब आप मेरी बात सुनिएगा, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये जब 1950 की हम बात कर रहे हैं अपने संविधान की, तब ये वर्ड थे. लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलर ये दो वर्ड नहीं थे, इनको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट में. अब आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल अब तक सिर्फ एक ही बार जो है अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट में 1976 इमरजेंसी के दौरान 18 दिसंबर 1976 को इसको अमेंड किया गया था. अभी ध्यान रखिएगा, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और यहाँ पर इंटीग्रिटी. इसको हम बाद में पढ़ेंगे. पहले देखिए, सोशलिस्ट और सेकुलर ये 2 वर्ड 42nd अमेंडमेंट के बाद आए. मैं इस पे इसीलिए इसको स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सोशलिस्ट
या सेकुलर, दोनों में से कोई भी एक शब्द पूछ लेंगे, दोनों पूछ लेंगे कि कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल अब तक इंडिया में कितनी बार अमेंड हुआ है। तो एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, और दो वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी तीसरा ये शब्द जुड़े हैं प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के बाद में। अब मैं आपको बता दी, जब हम इस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जो इनकी शब्दों की बात करें कि हम अपने इंडिया को ये ऐसा बनाएंगे, बनाए रखेंगे, हम इंडिया के लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम इंडिया को है इस तरीके से बना के रखेंगे। अब जब एग्जाम में लिखते हैं इस डेफिनेशन को तो हम भूल जाते हैं, जब स्टार्टिंग हम करते हैं पढ़ाई अपनी लॉ की तो उस वक्त हम इन शब्दों को कैसे रखें ऑर्डर में भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, आपको याद रखना है SSDR। क्या याद रखना है? SSDR, बस इतना याद रखिएगा, SSDR यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSDR। और दूसरा ट्रिक हम बात करेंगे, हम SSS में भी भूल जाते हैं कि कौन सा वर्ड पहले है, तो हम याद रखेंगे सोक, सेक। आपको ऐसे याद रखने का, ये मैं पर्सनली बता रही हूँ कि इस तरीके से फॉलो करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे सोक, सेक। अगर ये भी याद नहीं रहे तो ये याद रखना है कि सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो पहले ही था, सोशलिस्ट और सेकुलर ये दो एस बाद में जुड़े हैं, तो हमें याद रख लेना सोशलिस्ट पहले आया और सेकुलर बाद में आया। तो दो ट्रिक से आपको ये याद रह जाएगा, सोक, सेक, SSDR। तो ये शब्दों को, इन चीजों को हम बना के रखेंगे इंडिया में। किस लिए बना के रखेंगे? टू इंश्योर, ये सब करने के लिए, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव, जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, इनको पूरा कर सके। पहले हम इनको डेप्थ समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। पहला है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुत्व, यानी इंडिया जो है अपने डिसीजन लेने के लिए खुद कैपेबल है। कोई भी एक्सटर्नल पावर, बाहरी ताकत या बाहरी शक्ति इंडिया के किसी भी डिसीजन पे कोई भी असर नहीं डाल सकती है। अगर इंडिया किसी भी ग्रुप का पार्ट है, जैसे ब्रिक का पार्ट है या फिर इंडिया सार्क का पार्ट है, ये कॉमनवेल्थ का पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया जो है वो किसी भी तरीके की पावर उसको गवर्न कर सकती है, उसके डिसीजन पे प्रभाव डाल सकती है। मिस्टर रामास्वामी बोलते हैं कि कल्चरी अरेंजमेंट है कि जो किसी भी तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी पे फर्क नहीं डालती है। फिर आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का समझेंगे सोशलिज्म वर्ड से, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। सोशलिज्म किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। उन्होंने कहा था सोशलिज्म का मतलब होता है जो भी प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं वो सब स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन ये जो सोशलिस्ट हम बात कर रहे हैं ये गांधीयन फिलोसफी और मार्क्सिज्म फिलोसफी दोनों का ब्लेंड है, मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है? देखिए, सोशलिज्म की जब बात करें गांधीयन फिलोसफी की, तो गांधी जी ये बोलते थे कि इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी कि इक्वालिटी की बात की थी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, और प्रोस्पेरिटी ऑन द होल नेशन की कंप्लीटली होनी चाहिए। एक नीचे तबके का जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो कमजोर न रह जाए, इस तरीके से प्रोग्रेस, उन्नति करनी है। तो इसी तरीके से क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो इक्वल हो, इन चीजों को ध्यान रखना है जब हम सोशलिज्म अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट सबको मिलना चाहिए। तो ये जो है ब्लेंड है। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। इस केस में ये बोला गया कि जो सोशलिज्म की हमने बात की, वो सोशलिज्म जो यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गांधीयन फिलोसफी में ज्यादा बेस्ड है एज कंपेयर टू मार्क्सिज्म फिलोसफी। और ये बात करता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे होना चाहिए, जो मैंने बताया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, ताकि जो वर्किंग पीपल है उनका जो है बेहतर डेवलपमेंट हो सके, अच्छे तरीके से वो काम कर सके, उनको जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज इवनली मिल सके, बराबर मिल सके। तो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर इस चीज की बात करता है। फिर आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इंडिया एज ए स्टेट अपना कोई रिलीजन नहीं रखता, लेकिन इंडिया में रहने वाले हर रिलीजन के लोग अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इंडिया एज ए स्टेट किसी को नहीं बोलेगा कि आप ये रिलीजन फॉलो कीजिए, और किसी के भी पर्सनल बिलीफ, वैल्यूज या फिर किसी के गॉड से रिलेटेड जो मैटर होंगे उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा। SR बोमाए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में ये कहा गया कि सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के केस में भी यही बोला गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म की बात करता है, उसका मतलब ये है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया जो है वो सभी जितने भी रिलीजन उन सबके लिए रिस्पेक्ट रखता है और सबको पूरी पूरी परमिशन देता
लेता है अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। तो सेकुलरिज्म के बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, यानी इंडिया में डेमो माने होता है क्या, पॉपुलेशन, डेमो मीन्स पॉपुलेशन। तो क्रेटिक किस तरीके से राज्य होगा, तो पॉपुलेशन, लोगों का राज्य चलेगा, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं। तो तंत्र कैसे होगा, किस तरीके से राज्य चलेगा, लोगों के द्वारा चलेगा, यानी पीपल क्या होंगे, जो लोग होंगे वही चुनेंगे जो कि जाकर के हमारी लेजिस्लेचर में हमारे लिए कानून बनाएगा। तो ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है जैसे ब्रिटेन में चलता है ब्रिटिश किंग, यहाँ नहीं चलेगा ऐसा। यहाँ प्रेसिडेंट जो होंगे वो सर्वोच्च शक्ति रखेंगे। सुपीरियर पावर कहाँ होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। रिपब्लिक कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये सब हम बनाने के लिए संकल्प लेते हैं, ऐसा प्रस्तावना में कहा गया। और किस लिए लेते हैं संकल्प, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, न्याय। कैसा न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरीके से, सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, लोगों को तीनों तरीके का न्याय मिलना चाहिए। दूसरा आता है लिबर्टी, आजादी। आजादी किसकी, थॉट, विचारों की एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, किसी भी तरीके के विश्वास, बिलीफ की, फेथ की और कोई भी रिलीजन फॉलो करने की अपनी लिबर्टी भी प्रोवाइड करता है। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी किसी भी कास्ट, रिलीजन के बेस पे किसी को भी क्या किया जाएगा, किसी का पक्षपात नहीं किया जाएगा। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जेंडर हो कोई भी किसी रिलीजन, सबको पूरी अपॉर्चुनिटी का मतलब पूरी तरीके से सबको पूरा जो है अधिकार है, किसी चीज का, अपॉर्चुनिटीज का, अवसर का, सबको समान अधिकार है। फिर आता है फ्रेटर्निटी करेंगे हम अपनी कंट्री में। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या, जो इंडिया के लोग हैं उनकी डिग्निटी, उनके स्वाभिमान को बना करके रखेंगे। फिर आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मैंने अभी बताया सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए थे। तो भारत की अखंडता को हम मेंटेन करके रखेंगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, आपस में भाईचारा बना के रखेंगे। मीन्स कि कोई भी जो भी स्टेट इंडिया में है वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया में रहेगी। तो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है क्या, प्रियम्बल जो हमें बताता है, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो इन्हीं सब चीजों पे काम करता है कि इंडिया को ऐसा बना करके रखेंगे ताकि ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके। इन्हीं सब के पीछे जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स भी है, जो हमने इक्वालिटी, लिबर्टी की बात करते हैं। और यही सब चीजें बोलते हैं कि हमें क्या करके रखना है, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो यानी कि इन सबके साथ जो हमारे पार्ट फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल चले हैं, डीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो है वो होंगे, इन सबके लिए काम करेंगे, इन सबको श्योर करने के लिए काम करेंगे। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बोला कि इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। मींस ये तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर ही हमारा प्रियम्बल बेस्ड है और ये तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर लिबर्टी को इन दोनों से अलग कर देंगे तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, इसको इन दोनों से अलग कर देंगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। मींस तीनों साथ में ही चलेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये तीनों प्रिंसिपल्स हमारे प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ये देखने के लिए हमारे पास दो केस लो हैं, री बैरबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स AIR 1960 और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि स्टोरी की डेफिनेशन दैट preamble is there to open the mind, or is a key to open the mind of the maker of the constitution, means उन्हें एक रास्ता दिखाता है preamble। इस चीज को बैरबरी केस ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना था कि जो preamble है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उन्होंने बोला कि preamble कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन इसी चीज को, इस बात को, कही हुई बात को यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक कि कुछ जजेस ने ये भी बोला कि जो स्ट्रगल था, जो आइडियल्स थे, जो उद्देश्य लेकर के देश को आजाद कराया गया था, वो उद्देश्य जो होते हैं वो प्रियम्बल से ही पता चलते हैं। और ऑनरेबल जज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये तक बोला कि ये इम्पोर्टेंट प्लेस
प्लेस रखता है, इवन प्लेस ऑफ प्राइड रखता है प्रियम्बल किस चीज के बारे में, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था मेकर्स के दिमाग में एक क्या था, एक उन्होंने क्या किया था, इसको प्लेस एक ऐसा प्लेस रखा था, प्राइड की जगह रखा था, एक गर्व की जगह से उन्होंने इस चीज को रखा था, मीन्स गर्व के साथ इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। तो अभिन्न अंग है इस केस में बताया गया। अब आती है बात, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? जैसे कि हमें पता है हमारा जो आर्टिकल है 368 वो अमेंडमेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? रिवेरी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स AIR 1960 में बोला कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है और 42nd अमेंडमेंट में अमेंड हो भी गया। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में बोला गया कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर करना है तो इस तरीके से करना है कि जो प्रियम्बल का मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फिलोसफी है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, यानी जो उनका मेन आत्मा है उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, तब अमेंडमेंट हो सकता है, अदरवाइज प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। इसके आगे 1995 में एक केस और आता है और वो केस है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। नाइनटीन 1995 का इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फिर से एम्फेसिस किया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, करना है तो इस तरीके से कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड ना किया जा सके। इस केस में तो सिर्फ इतना ही हाइड हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल है, अभिन्न अंग है, लेकिन इस केस में बताया गया कि उसको अमेंड कर सकते हैं इस तरीके से कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का हार्म नहीं हो। तो ये हो गया हमारा प्रियम्बल और अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।